हेलो एवरीवन, हम लोग अपने असर्शन रीजन सीरीज़ में आज चैप्टर नंबर 4 विच इज़ एनिमल किंगडम पर पहुंच गए हैं एंड मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है विच इज़ लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। सो येस, एनिमल किंगडम में भी 15 असर्शंस हैं, तो वी विल ट्राई टू डू 15 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1 assertion says that sponges exhibit cellular level of organization। assertion बिल्कुल true है क्योंकि जो sponges होते हैं हमारे फाइलम पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स होते हैं एंड इनमें सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रेजेंट होता है, तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीज़न कहता है दैट इन स्पंजेस सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, तो ये भी ट्रू है। एंड असर्शन और रीज़न ऑलमोस्ट दोनों एकदम सेम स्टेटमेंट ही है क्योंकि रीज़न में क्या कहा है, जो सेल्स होते हैं वो लूज एग्रीगेट्स के फॉर्म में, या मतलब कुछ कुछ सेल्स छोटे छोटे कुछ कुछ सेल्स मिल करके बस मिले ही रहते हैं, लूजली एग्रीगेट होते हैं वो, एंड वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो रीज़न दिया दैट इन स्पंजेस सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स, ये ट्रू है। एंड असर्शन है दैट स्पंजेस एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ट्रू है। दोनों ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि सेम स्टेटमेंट है, बट रीज़न इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि इसको अगर आप बिकॉज से लिंक करोगे दैट स्पंजेस एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन स्पंजेस सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। भाई क्या बात बनती है यार, सेम चीज़ हो गई है। तो अब मैं इसका रीज़न बता रही हूँ कि इसका रीज़न क्या होना चाहिए था एक्चुअल में, दैट स्पंजेस एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है इंडिपेंडेंटली। अगर ये सेल्स के अलावा अगर ये टिश्यू बनाता या ऑर्गन बनाता या ऑर्गन सिस्टम बनाता तो उन सारी चीज़ों में ये अपने फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर पाता, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल में ही अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा। ये इसका रीज़न होना चाहिए था, जबकि रीज़न में दिया है दैट देयर सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। तो समझ गए होंगे, आई रियली होप कि समझ आया होगा। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन बोल रहा है दैट नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी इन निडेरियंस। जो हमारे दूसरा फाइलम होता है विच इज़ द सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा में नीडोब्लास्ट होते हैं, नीडोब्लास्ट बोलो या नीडोसाइट्स बोलो या नीडोब्लास्ट सेल्स बोलो या निमेटोब्लास्ट बोलो, ये सारे एक ही वर्ड है। तो ये जो होते हैं नीडोब्लास्ट, ये टेंटिकल्स और उनके बॉडी पे, निडेरियंस के बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न कह रहा है दैट नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है कि जो नीडोब्लास्ट होते हैं वो हमारे एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे के लिए यूज़ होता है। बट रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। यहाँ पे बहुत बच्चे गलत करेंगे एंड मैंने खुद गूगल पे भी इसको कई जगह देखा एंड कहीं पे इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट मैं इसको आपको बताना चाहूँगी दैट ये रीज़न इसके असर्शन को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे दिया है दैट नीडोब्लास्ट, ठीक है, यहाँ पे वर्ड पे फोकस करना, ये नीडोब्लास्ट नहीं होता है जो एंकरेज और डिफेंस और कैप्चर के लिए, कैप्चर ऑफ प्रे के लिए यूज़ होता है। नीडोब्लास्ट के अंदर जो स्टिंगिंग ऑर्गन होता है, जो स्टिंगिंग ऑर्गन या स्टिंगिंग कैप्सूल मिलते हैं हमको विच इज़ नोन एज निमेटोसिस्ट, ये रहा उसका डायग्राम, ये निमेटोसिस्ट, वो निमेटोसिस्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे के लिए, ना कि नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेगा एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे के लिए। हेंस असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर यहाँ नीडोब्लास्ट की जगह स्पेसिफिकली निमेटोसिस्ट लिखा होता तो वहाँ पे वो रीज़न भी ट्रू हो जाता। समझ गए होंगे, आई होप। सो इसका ऑप्शन बी होगा सही, इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन कहता है दैट डाइजेशन इज चीफली एक्स्ट्रा सेलुलर इन टीनोफोर्स। तो ये एक फॉल्स असर्शन होगा क्योंकि जो टीनोफोर्स होते हैं उनमें सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों पाया जाता है।
तो असर्शन यहाँ पे फॉल्स होगा। रीज़न कह रहा है दैट टीनोफोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जो टीनोफोर्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिसमें जो उनके जर्म लेयर्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, बेसिकली 2 पार्ट्स मेजरली, जिसमें आउटर एक्टोडर्म एंड एकदम अंदर वाला लेयर प्रेजेंट होता है विच इज़ द एंडोडर्म। इसमें मीजोडर्म नहीं पाया जाता है, मीजोडर्म के जगह पर आपको मीजोग्लिया मिलेगा। तो येस, टीनोफोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, हेंस असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन दिया है दैट प्लैटीहेलमिंथस आर जनरली हर्माफ्रोडाइट। तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि जो प्लैटीहेलमिंथस होते हैं उसमें दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो इसलिए उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट हर्माफ्रोडाइट बोलो या बाइसेक्सुअल बोलो या मोनोइसिस बोलो, तीनों बात एक ही है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होने, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से नोट कर दिया है। हेंस असर्शन इज ट्रू वेयर इट सेज दैट प्लैटीहेलमिंथस आर जनरली हर्माफ्रोडाइट। रीज़न बोल रहा है दैट इन प्लैटीहेलमिंथस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, बट रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका इंटरनल होता है। ये थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा है कि वो हर्माफ्रोडाइट इसलिए होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो हर्माफ्रोडाइट है तभी उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। तो यहाँ पे रीज़न करेक्टली उसको असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन दिया है दैट डाइजेस्टेड एंड सेमी डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी सरफेस इन टेपवर्म। तो ये एक बिल्कुल ट्रू असर्शन है। टेपवर्म जो हमारे फाइलम प्लैटीहेलमिंथस में आता है वो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, तो उनमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है, टेपवर्म के अंदर। तो टेपवर्म जो होता है यहाँ पे असर्शन में दिया था डाइजेस्टेड, फुली डाइजेस्टेड बोलो या आधा डाइजेस्टेड खाना जो है वो एब्जॉर्व करते हैं अपने बॉडी सरफेस के थ्रू, तो ये बिल्कुल ट्रू होगा। रीज़न कह रहा है दैट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन टेपवर्म, ये बिल्कुल ट्रू है। एंड ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि जो टेपवर्म होते हैं उनमें डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं होता, इसी वजह से वो डाइजेस्टिव या सेमी डाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्व करते हैं। Hence assertion is true and reason is also true and reason is the correct explanation of assertion. Hence option number A will be the right answer. Now moving on to our next question which is question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन कहता है दैट एस्केहेलमिंथस आर कॉल्ड एज स्यूडोसिलोमेट्स। तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है। जो एस्केहेलमिंथस होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। स्यूडोसिलोमेट मतलब कि जिनका जो जर्म लेयर होता है, आपका जो मीजोडर्म वाला जो लेयर होता है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में मिलता है एस्केहेलमिंथस के अंदर, इसलिए उसको हम लोग स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। तो असर्शन यहाँ पे ट्रू है। रीज़न दिया है दैट इन एस्केहेलमिंथस मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर पाउचेज इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मैंने अभी यही रीज़न दिया था, तो रीज़न भी ट्रू है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि रीज़न में बहुत अच्छे से ये बताया है कि क्यों उसको स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। Hence assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. Option number A will be the right answer. Question number 7 पे जाते हैं हम लोग। Question number 7 का assertion बोल रहा है that in mollusk feather like gills are present in mantle cavity. ये भी बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि जो मलस्क होते हैं, मलस्क के अंदर जो मेंटल कैविटी वाला एरिया होता है, उस मेंटल कैविटी में कुछ फेदर जैसे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। रीज़न कह रहा है दैट दिस गिल्स हैव रेस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये रीज़न ट्रू हो सकता था अगर यहाँ पे रेस्पायरेटरी, अगर यहाँ पे सिर्फ ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन दिया होता, बट इसमें रेस्पायरेटरी फंक्शन होता है केवल और केवल, एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं होता है। हैंस रीज़न विल भी इसके वजह से फॉल्स हो जाएगा रीज़न, क्योंकि जो गिल्स होते हैं उनमें सिर्फ रेस्पायरेटरी फंक्शन होता है, ना कि एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। असर्शन ट्रू है एंड रीज़न इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन कह रहा है दैट द बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेट्स इज डिविजिबल इनटू प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये बिल्कुल ट्रू है कि जो हमारा हेमिकॉर्डेटा होता है उसका जो बॉडी होता है इट इज़ डिविजिबल इनटू प्रोबॉसिस, कॉलर एंड दैट ट्रंक वाला एरिया। तो बिल्कुल ट्रू है। रीज़न कह रहा है दैट प्रोबॉसिस ग्लैंड हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रोबॉसिस ग्लैंड डाइजेशन में नहीं एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। प्रोबॉसिस एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो रीज़न इज़ फॉल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन है दैट क्लैस्पर्स आर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मेल्स इन क्लास कॉन्ड्रोकाइटिस। तो ये बिल्कुल ट्रू है असर्शन क्योंकि जो कॉन्ड्रोकाइटिस होते हैं उनमें क्लैस्पर मिलते हैं, क्लैस्पर्स, उसके वजह से ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है कॉन्ड्रोकाइटिस का। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न कह रहा है दैट गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जो गिल स्लिट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब उसके ऊपर से ओपरकुलम का कवरिंग नहीं होता है। तो रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये रीज़न में ये नहीं बता रहा है कि उनमें क्लैस्पर्स क्यों होते हैं। सो ठीक है, तो रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन कह रहा है दैट ऑस्टिकाइटिस फिशेज स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। ये बिल्कुल गलत बात है भाई, ऑस्टियोकाइटिस के लिए नहीं, ये कॉन्ड्रोकाइटिस के लिए होता है। अगर यहाँ कॉन्ड्रोकाइटिस दिया होता तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन होता, बट यहाँ पे कॉन्ड्रोकाइटिस की जगह ऑस्टियोकाइटिस दिया है, इसीलिए असर्शन फॉल्स हो जाएगा। रीज़न कह रहा है दैट एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन फिशेज ऑफ क्लास ऑस्टियोकाइटिस। तो ये बिल्कुल ट्रू है। जो ऑस्टियोकाइटिस होते हैं उनमें एयर ब्लैडर होता है जो उनको स्विम करने में हेल्प करता है। तो रीज़न इज़ ट्रू बट असर्शन इज़ फॉल्स। हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन कहता है दैट एम्फीबियन मेल्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूस लॉट ऑफ गैमेट्स। ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है। जो एम्फीबियंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा फ्रॉग के बारे में हम लोग अलग से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं। तो फ्रॉग्स जो होते हैं हमारे एम्फीबियंस, उनमें मेल्स एंड फीमेल्स जो होते हैं बहुत सारे गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वाटर के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा अपने फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाए, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। रीज़न कह रहा है दैट मेल्स लैक कोपुलेटरी ऑर्गन इन एम्फीबियंस। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, बट ये इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है। उनमें कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता इसलिए वो लोग बहुत सारा गैमेट प्रोड्यूस करता है, नहीं, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। असर्शन ट्रू है एंड रीज़न भी ट्रू है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये होगा दैट इसलिए वो लोग बहुत सारा गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के वो बहुत हाई रहें, और जितना ज़्यादा गैमेट्स प्रोड्यूस होगा उतना चांस हाई रहेगा कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। Now moving to our next question, which is question number 12. Question number 12 का assertion बोल रहा है that Calotes, Crocodilus and Chelone are members of class Reptilia. ये बिल्कुल true statement है कि जो Calotes होता है, Calotes also known as the garden lizard and Crocodilus, भाई crocodile होता है हमारा, crocodile के बारे में सबको पता ही है। Chelone हमारा प्यारा turtle है हमारा Chelone। ये सारे हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? क्लास रेप्टिलिया के। तो ये बिल्कुल ट्रू है। रीज़न कह रहा है दैट हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन कैलोटिस, क्रोकोडाइलस एंड चिलोन। बिल्कुल गलत बात है ये। कैलोटिस में होता है, चिलोन में भी होता है, बट क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन टू दिस। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, विच इज़ आर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन कह रहा है दैट इन बर्ड्स द स्किन इज मॉइस्ट। भाई कितना बड़ा ब्लंडर है यार, मॉइस्ट थोड़ी रहता है।
बर्ड्स के अंदर जो होते हैं हमारे स्किन मॉइस्ट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो ऑयली होता है ना, उसमें ऑयली मतलब ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड्स। उनमें उनका जो स्किन होता है वो ड्राई होता है क्योंकि उनमें कोई ग्लैंड्स नहीं होता है। बस ऑयल ग्लैंड को छोड़ के, ऑयल ग्लैंड उनके बेस ऑफ टेल पर, टेल के बेस में ऑयल ग्लैंड मिलता है, बाकी इनका पूरा शरीर ड्राई होता है। तो असर्शन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है मॉइस्ट। ठीक है, रीज़न कह रहा है दैट बर्ड्स पोजेस ऑयल ग्लैंड्स, ये बिल्कुल ट्रू बोल रहा है कि बर्ड्स के पास ऑयल ग्लैंड्स होता है एट द बेस ऑफ टेल, तो ये ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ पे असर्शन फॉल्स है क्योंकि उनका स्किन मॉइस्ट नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन बोल रहा है दैट एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स इन क्लास एव्स। एव्स जो होती है हमारी बर्ड्स की क्लास होती है और इसमें ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जो एयर सैक्स में होते हैं हमारे लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी लगाया हुआ है। तो जो लंग्स होते हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए, अच्छा वो सांस ले सके हवा के अंदर, ऊंचाइयों में, बादलों में, कहीं दूर, तो इसलिए उनके लंग्स के साथ एक एडिशनली एयर सैक्स भी प्रेजेंट होता है ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। एंड रीज़न सेज दैट एयर सैक्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, यही मैंने अभी रीज़न दिया भी था, तो रीज़न भी ट्रू है एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Hence, option number A will be the right answer where it says that if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Now moving on to our next question, which is question number 15. It is the last question of this complete chapter. तो बस इसको ख़त्म करते फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 का assertion कह रहा है that mammalian teeth are heterodont. ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। मैमल्स जब भी आता है तो खुद को मान लो, उस एग्जाम्पल में ह्यूमंस को मान लो, ह्यूमंस भी मैमल्स हैं। तो मैमल्स मतलब हम में क्या है, हेट्रोडोंट है, मतलब अलग अलग टाइप के दांत प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर। बहुत अच्छे से हम सबको पता है, हम लोग अभी नहीं पता है तो शीशे में एक बार जा करके अपना दांत देख लेना, उसमें अलग अलग टाइप का दांत आपको दिख रहा होगा, विच इज़ द इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि जो मैमल होते हैं, मैमल्स के टीथ वो हेट्रोडोंट होते हैं। रीज़न कह रहा है दैट सम मैमल्स आर अडेप्टेड टू फ्लाई, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं भाई जो उड़ भी सकते हैं, तो जैसे कि हमारा बैट हो गया, बैट, चमगादड़, चमगादड़ जो है वो उड़ भी सकता है। तो असर्शन भी ट्रू है एंड रीज़न भी ट्रू है, बट ये लोग तो एकदम अलग अलग स्टेटमेंट है, कहाँ दांत और कहाँ उड़ना, तो ये दोनों तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो हियर वी गो, अपना ये पूरा चैप्टर प्लान विच इज़ आवर एनिमल किंगडम ये ख़त्म होता है। एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि यार देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ होती है जहाँ हमारा अगर असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं आती है कि ये इसका रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं असर्शन को। अगर ये आप बता लोगे तो बहुत ईजी हो जाता है फिर असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहली डिफ़िकल्टी तो यहीं पे आती है कि अगर असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या होता है इसके जगह पे, रीज़न के जगह पे जो इसको एक्सप्लेन कर देता, ये सब सोचना बहुत ट्रिकी हो जाता है। इसीलिए तो मैंने ये सीरीज़ को स्टार्ट किया ताकि आपको इजी हो इसको अंडरस्टैंड करने में, कि आपको एक आइडिया लगे इसे कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको रीज़न भी दिया है कि ये क्यों इसका रीज़न नहीं होगा या क्यों ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।